नमस्कार बच्चों, आप सभी का हिंदी व्याकरण कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए व्याकरण से संबंधित समास समझाने जा रही हूँ, जो आपके परीक्षा में 4 अंकों के लिए आएगा। तो चलिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। समास। तो आज का विषय है बच्चों हमारा हिंदी व्याकरण समास। समास बच्चों, अब इसकी परिभाषा आप लोग देख सकते हैं। समास की परिभाषा है जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त, संक्षिप्त का अर्थ है शॉर्ट, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया में इस प्रोसेस को समास कहते हैं। बच्चों, ये दो शब्द, दो से अधिक शब्द क्या है, किस प्रकार मिलाया जाता है, किस प्रकार मिलाकर संक्षिप्त शॉर्ट कर नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या है देखेंगे हम लोग। उससे पहले बच्चों, समास 6 प्रकार के हैं। समास 6 प्रकार है। एक है अव्ययी भाव समास, इसका विवरण हम एक एक कर हम देखेंगे। दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुव्रीहि समास। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी हम अव्ययी भाव समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, पहले तो दो या दो से अधिक शब्द को मिलाना, मिलाकर संक्षिप्त शब्द बनाना, उसे समासिक शब्द कहते हैं, समास कहते हैं। वो क्या है? दो या दो से अधिक शब्द। एक बार देखेंगे बच्चों, इस समास में, अव्ययी भाव समास में दो दो पद होते हैं, दो पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए बच्चों, दो पद होते हैं, दो शब्द हो या दो से अधिक शब्द, है ना बच्चों? तो वो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उसको शॉर्ट करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यहाँ पर बच्चों, हर एक समास में दो पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। प्रधान क्या चीज है देखिए हम, और अव्यय होता है। पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। पूर्व पद ही प्रधान भी होता है और अव्यय भी होता है। अव्यय क्या है? जिसका खंडन ना हो, हम उसको अलग नहीं कर पाते, उसको अव्यय कहते हैं। जैसे के तैसा ही रहना, ये अव्यय है। फिर प्रधान क्या है देखेंगे बच्चों, पूर्व पद में। और एक बच्चों, अव्ययी भाव समास पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक देखिए आप लोग, जो आप लोग कभी भी नहीं भूल पाते। पूर्व पद में उपसर्ग होते हैं। आप लोग छोटी कक्षा में उपसर्ग आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे ही आपको समासिक शब्द देता है, तो उसमें पूर्व पद, इसमें दो पद होते हैं बच्चों, एक है पूर्व पद, दूसरा है उत्तर पद। वो कहाँ कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो पूर्व पद में उपसर्ग होता है। ये हो गया बच्चों आपका अव्ययी भाव समास पहचानने की विधि। और एक, पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। अव्यय मीन्स जिसका खंडन नहीं किया जाता। 3 विधि है देखो बेटा, पूर्व पद प्रधान होता है पहचानिए, और अव्यय होता है पहचानना है, या ये दो भी नहीं तो इसके माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं। पूर्व पद में उपसर्ग होता है, ये हो गया आपका अव्यय। और भी बच्चों, अव्यय में और एक शब्द भी आपको आएगा, शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति। उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, ये फर्स्ट वन का उदाहरण देखेंगे और सेकंड वन का भी एक बार उदाहरण देखिए। देखो बच्चों, समस्त पद समासिक पद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। आपको परीक्षा में विग्रह वाक्य देकर समस्त पद लिखिए, समास पद लिखिए कहेगा आपको बेटा।
या नहीं तो समस्त पद देकर विग्रह वाक्य कीजिए, बी पूछेगा। या नहीं तो समस्त पद देकर समास पहचानिए, या नहीं तो समास देकर अव्ययी भाव समास देकर एक उदाहरण लिखिए, बी पूछेगा। या नहीं विग्रह वाक्य देकर समस्त पद लिखिए। अव्ययी भाव का वो विग्रह वाक्य पहचानिए, भी पूछ सकता। अव्ययी भाव का सही उदाहरण पहचानिए। इस प्रकार प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। तो अभी देखिए बच्चों, समस्त पद, प्रतिदिन, दिन तो बस कॉमन है, दिन। सो दिन में ये प्रति जो है सो बच्चों पूर्व पद है, और ये दिन जो है सो उत्तर पद है। आपको ऊपर बताया गया था पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो पद है। हर समास में दो पद होते हैं। सो एक है प्रति एक पद, दिन एक पद। ये पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दिन को उत्तर पद कहते हैं। बच्चों यहाँ पर अभी आपको पूर्व पद प्रदान होता है बोलकर यहाँ पर बताया, किस प्रकार प्रदान होता है। देखिए यहाँ पर दिन तो कॉमन है, ओके। सो दिन यहाँ पर हर दिन बोल रहा है, ओके। दिन में उसकी प्रधानता क्या है, हर दिन, प्रतिदिन। तो ये पूर्व पद हो गया प्रधान। पूर्व पद अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। तो इसका विग्रह हम नहीं कर पाते क्योंकि अव्यय है। पूर्व पद को हम विग्रह, इसको खंडन नहीं किया जाता। समझ रहे ना बच्चों आप, प्रति की खंडन कैसा करते हैं आप। सो हम लोग क्या करना है, पूर्व पद को ये अव्यय बोलते हैं जिसका खंडन नहीं होता। तो हम विग्रह के समय प्रति को जैसा का वैसा सिर्फ अर्थ लिखते हैं। विग्रह के समय अव्ययी भाव में सिर्फ अर्थ। प्रति का अर्थ है हर, हर दिन। देखिए विग्रह हो गया प्रतिदिन, हर दिन। विग्रह इस प्रकार इसका किया जाता है, अव्ययी भाव। और बच्चों यहाँ पर पूर्व पद में उपसर्ग भी होता है। देखिए यहाँ पर प्रति दिन में प्रति उपसर्ग है। ओके बच्चों, ये हो गया आपको पहचानने की विधि अव्ययी भाव की। और उदाहरण भी देखिए, भर पेट, पेट तो कॉमन है, ओके। सो पेट के बारे में क्या बोल रहा, भर मीन्स पेट भर खाना। तो इसका विग्रह क्या है, ओके। कुछ भी नहीं है, इसका खंडन हम नहीं कर सकते। भर है उपसर्ग, तो इसका हम खंडन नहीं कर सकते क्योंकि अव्ययी है। इसलिए हम लोग जस्ट इसकी अर्थ लिखे है, मीनिंग लिखे, पेट भर। जैसा प्रतिदिन है तो हर दिन अर्थ लिखे विग्रह के समय। विग्रह के समय सिर्फ अर्थ ही लिखा जाता है, इतना याद रखो आप, ओके। भर पेट है, पेट भर। इस प्रकार सिर्फ विग्रह अर्थ ही लिखा जाता है। आजीवन, जीवन तो कॉमन है, तो यहाँ पर ये हो गया उपसर्ग। आजीवन मीन्स पूरा जीवन भर। आजीवन, देखिए यहाँ पर जीवन भर, आ मीन्स पर्यांत, पूरा जीवन। आजीवन मीन्स पूरा जीवन, जीवन पर्यांत यानी जीवन भर। ओके बेटा, सो यहाँ पर सिर्फ हम लोग यहाँ पर भी अर्थ लिखे हैं। और दूसरा बेटा, एक ये हो गया अव्ययी भाव में। दूसरी विधि भी आपको कभी कभी क्या पूछ सकता, ओके। शब्दों की आवृत्ति, देखिए यहाँ पर बार बार शब्द का रिपीट होना। रातों रात, देखिए बच्चों, रात रात दो बार आवृत्ति हुई है, ये शब्द की आवृत्ति हुई है, सेम आया। देखो यहाँ पर रातों रात। सो आपको यहाँ पर विग्रह क्या करना है, रात ही रात। आया समझ में। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट देखिए, प्रतिदिन मीनिंग हर दिन, भरपेट पेट भर, आजीवन जीवन भर, जीवन पर्यांत भी बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए थोड़ा डिफरेंट है, आवृत्ति हुई है पदों की। रातों रात, रात ही रात, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, डालो डाल, डाल ही डाल। इस प्रकार पदों की, शब्दों की आवृत्ति भी यहाँ पर दी जाती है। ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव हर एक समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद है, दूसरा है उत्तर पद। यहाँ पर भी देखिए बच्चों उसी प्रकार पूर्व पद
और उत्तर पद। पूर्व पद प्रधान होता है इसमें और उपसर्ग होता है। ओके, देखिए यहाँ पर और एक है रातों रात, आवृत्ति। इस प्रकार आपको अव्ययी भाव को पहचानना है बच्चों। अभी अव्ययी भाव समास हो गया है, उसके बाद तत्पुरुष समास। देखिए बच्चों, इसमें भी दो पद है। देखिए यहाँ पर दो पद, हर एक में दो दो पद होते हैं। देखिए सुख प्राप्त, पूर्व पद उत्तर पद। वैसे ही बच्चों आपको अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान था, दूसरा पद कामन था। तो यहाँ पर बच्चों तत्पुरुष में आप याद रखो, दूसरा पद मीन्स उत्तर पद, ये वाला उत्तर पद प्रधान होता है। और बच्चों समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप होता है। लोप मीन्स कारक चिन्ह इसमें नहीं दिखाई देंगे। विग्रह करने के बाद देखिए को आया, यहाँ पर कारक चिन्हों का उपयोग होता है। कारक चिन्ह यहाँ पर ये टेबल में देखिए बच्चों, ये स्लाइड में देखिए आप, आपको पता ही है कारक चिन्ह 8 होते हैं। कर्ता कारक, इसका ने होता है कारक, तो तत्पुरुष समास में कर्ता कारक का उपयोग नहीं किया जाता। कर्म कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक काके की, अधिकरण कारक में पर, यह है लास्ट वन। संबोधन कारक भी तत्पुरुष में उपयोग नहीं होता है। संबोधन कारक नाम के बदले में उपयोग करते हैं। हे भगवान, हे लड़के, इस प्रकार यहाँ पर नाम के बदले में हम लोग आश्चर्यचकित जो भी शब्द होते हैं संबोधन के लिए उपयोग करते हैं बच्चों। अब तत्पुरुष समास में इन कारकों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। कर्म कारक में को का उपयोग होता है। कारक चिन्ह को मीन्स क्रिया का फल का प्रभाव कर्म कहते हैं। जो क्रिया होती है ना, उसका प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है, तो तब हम को का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक का उदाहरण एक एक यहाँ पर दिया गया है बच्चों, थोड़ा ध्यान देकर आप समझने की कोशिश कीजिए। सुख प्राप्त, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए बच्चों दूसरा पद क्या है, क्रिया प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, आपको सुख को प्राप्त करना है ना बच्चों। ये दूसरा पद उत्तर पद आपको यहाँ पर प्रदान होता है। सो यहाँ क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, कर्म के ऊपर पड़ता है। क्रिया जो अंतिम लास्ट में प्राप्त करना क्रिया है, करना, बोलना, लिखना, हंसना, खाना, पीना, ये पूरा क्रिया है ना बच्चों। सो ये क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है, तो तब आपको कर्म कारक का कारक चिन्ह का उपयोग होता है। देखिए प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना। सुख दुख ये तो कॉमन है बच्चों, सुख प्राप्त करना, इसलिए यहाँ पर प्राप्त करना जो है आपको प्रदान है, उत्तर पद प्रदान है। यहाँ पर समझने की कोशिश की, शायद समझ में आ रही होगा। आपको समझना है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरे पद में क्रिया होती है। देखिए प्राप्त करना, प्राप्त करना क्रिया है। ओके बेटा, प्राप्त करना। सो क्या प्राप्त करना है यहाँ पर, सुख हो दुख हो, सुख दुख तो कॉमन है, सुख प्राप्त करना। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्राप्त करना जो क्रिया है, ये कर्म के ऊपर, इसका फल, क्रिया का फल कर्म के ऊपर पड़ता है। ये हो गया आपको कर्म कारक, सुख को प्राप्त करना। देखो बच्चों विग्रह देखिए आप लोग यहाँ पर किस प्रकार आया है। जब क्रिया का फल कर्म के ऊपर पड़ता है तो को का उपयोग, को कारक चिन्ह का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। जितने भी कारक चिन्हों का हम लोग उपयोग करेंगे, यहाँ पर देखिए लाइन पर एक एक समझाऊंगी मैं आपको। सो कारक विग्रह के समय कारकों का उपयोग हो गया तो वो हो गया तत्पुरुष समास। सो आपको कर्म कारक हो चुका है। नेक्स्ट बच्चों कारण। कारण का अर्थ है जो क्रिया किससे हो रही है,
क्रिया का प्रभाव पड़ना कर्म कारक, क्रिया का फल कर्म के ऊपर पड़ना तो को का उपयोग होता है, यह है कर्म कारक। अब है बच्चों करण। करण कारक कब उपयोग करते हैं? से के द्वारा इसका कारक चिन्ह है। तो ये क्रिया किससे हो रही है? क्रिया किसके द्वारा हो रही है? ये जो है सो क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? करण कारक क्रिया किससे हो रही है? क्रिया को करने का साधन, इंस्ट्रूमेंट। ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए, जन्मांध, अंधा। देखो बच्चे यहाँ पर अंधा, सो कब से अंधा है नो? जन्म से। जन्मांध, जन्म से अंधा, ये हो गया आपको करण कारक। देखिए यहाँ पर उसी प्रकार युद्ध भूमि, यो युद्ध कॉमन है तो किसके लिए है भूमि? युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। संप्रदान कारक में कारक चिन्ह है के लिए, मीन्स हम लोग क्रिया किसके लिए कर रहे हैं, सो वहां पर हो रही है। ये भूमि जो किसके लिए है? युद्ध के लिए। क्रिया किसके लिए हो रही है? पिताजी के लिए या नौकरानी के लिए, दूसरों के लिए। क्रिया जो हम कर रहे हैं वो दूसरों के लिए किए जाने वाली क्रिया को संप्रदान क्रिया कहते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए युद्ध भूमि, भूमि किसके लिए है? युद्ध के लिए भूमि। यहाँ पर विग्रह इस प्रकार की जाती है, यह है संप्रदान तत्पुरुष। आपको संप्रदान तत्पुरुष इस प्रकार बोलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ तत्पुरुष समास बोलिए। नेक्स्ट बच्चों, संप्रदान के बाद अपदान। अपदान मीन्स अलग होने की भावना। यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है। यहाँ पर क्रिया किससे हो रही है? क्रिया का होने का साधन करण, यहाँ पर क्रिया का अलग होना। देखिए रोग मुक्त, मुक्ति, क्रिया क्या है? पर मुक्ति मिलना, छुटकारा मिलना। किससे? रोग से। देखिए रोग से छुटकारा मिल रहा है, मीन्स अलग हो रही है, क्रिया अलग हो रही है। रोग से मुक्ति, तत्पुरुष समास। ओके बच्चों, यहाँ पर अब आ गया संबंध कारक। संबंध कारक में रिलेशन को यहाँ पर बताता है, का के की। ये क्या है? कारकों का उपयोग। रिलेशन में जब का के की उपयोग होता है वो कारकों का उपयोग। देखिए राजपुत्र, किसका पुत्र है? राजा का पुत्र। दशरथ की पत्नी, देखिए यहाँ पर की, दशरथ की पत्नी, राजा के पुत्र। इस प्रकार संबंध बताता है, एक दूसरे से रिलेशन बताने के लिए का के की का विग्रह के समय उपयोग होता है। यहाँ पर देखिए गंगा जल, सिर्फ यहाँ पर राजा से ही संबंध नहीं, यहाँ पर देखिए गंगा जल, किसका जल है ये? गंगा का जल। देखिए दूसरा पद प्रधान है जल। ओके, ये कॉमन है गंगा तो। ओके, सो ये प्रधान है, मुख्य है जल। गंगा तो गंगा ही है, मगर यहाँ पर प्रधानता क्या है? उसके जल को बता रहा है, इसलिए सो ये किसका? ये संबंध है यहाँ पर गंगा का और जल का संबंध बता रहा है, इसलिए गंगा का जल। अब है बच्चों अधिकरण कारक। अधिकरण कारक स्थान का वर्णन करना, तो उसके कारक है में, पर। में और पर स्थान का, क्रिया होने का स्थान, क्रिया कहाँ पर हो रही है उसका स्थान का वर्णन किया जाता है में और पर। देखिए बच्चों घुड़सवार, घुड़ घोड़ा, सवार में सवार, उसके ऊपर चढ़कर सवार करना। सो यहाँ क्रिया कहाँ पर हो रही है? घोड़े पर। क्रिया सवार जो कर रहा है कहाँ पर हो रहा? घोड़े पर हो रहा है, इसलिए घुड़सवार है, घोड़े पर सवार। यहाँ पर भी उदाहरण दिया गया है आपको, घोड़े पर सवार। अब है बच्चों ये पर वाला हो गया, अभी मे वाला देखिए। एक वनवास, वास, वास करना, निवास करना। कहाँ पर निवास कर रहे हैं? ओके, कहाँ पर कर रहे? वो स्थान बता रहा, देखो कहाँ पर निवास? वन में वास, वन में वास कर रहे हैं। कहाँ पर वास कर रहे? वन में वास। ये अधिकरण कारक।
क्रिया का स्थान का वर्णन करना, यहाँ पर संबंध को बताना, यहाँ पर क्रिया अलग होना, जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्ति मिलना। संप्रदान, क्रिया दूसरों के लिए किए जाना। देखिए विद्यालय, आलय किसके लिए है? विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय, यहाँ पर आ ल और या भी है बच्चों यहाँ पर। सो विद्या के लिए आलय, युद्ध के लिए भूमि, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। इस प्रकार बच्चों संप्रदान कारक है करण, क्रिया का करने का साधन। रोगग्रस्त, यहाँ पर क्या दिया बच्चों? जन्म से अंधा। यहाँ देखिए रोग, यहाँ पर क्या दिया है आपको? कर्म कारक यहाँ पर दिया गया। सो करण कारक आपको दिया गया है रोगग्रस्त, ग्रस्त, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त हुआ, रोग से पीड़ित, पीड़ित हुआ, किससे पीड़ित हुआ? रोग से, बीमारी से। ये क्रिया है पीड़ित होना। सो क्रिया होने का कारण क्या है? इंस्ट्रूमेंट क्या है? साधन क्या है? यहाँ पर रोग से बोलकर बता रहा है आपको, रोग से ग्रस्त होना। पेंसिल से लिखना, लिखना क्या है? क्रिया है। किससे हो रही क्रिया? पेंसिल से। देखो यहाँ पर रोगग्रस्त, ग्रस्त पीड़ित होना, किससे पीड़ित हो रहा हूं ना? रोग से पीड़ित हो रहा है। क्रिया किससे हो रही है? करण कारक। अब है कर्म कारक, क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ रहा है उसको कर्म कारक कहते हैं। ग्राम गत, गत मीन्स जाना, ओके, क्रिया यहाँ पर जाना। सो कहाँ पर जाना हो रहा? ग्राम को, गांव को, गांव को जा रहा है। क्रिया का फल गांव के ऊपर पड़ रहा है, ग्राम को गत। इस प्रकार बच्चों विग्रह करते समय यहाँ पर कारकों का उपयोग होता है। सो उसके अनुसार आपको पहचानना है तत्पुरुष समास। ओके बच्चों, अभी है आपको कर्मधारय समास। बच्चों कर्मधारय समास दो प्रकार है। अब तक तो अव्ययी पहचान लिया आप लोग, तत्पुरुष पहचान लिया आप लोग। तत्पुरुष में 8 प्रकार कारकों का उपयोग बताया गया है। 8 में कर्ता कारक नहीं है, संबोधन लास्ट वन 8th वन नहीं है, बीच के सेकंड से लेकर 7वें कारक तक हम लोग तत्पुरुष में उपयोग किए गए हैं। अव्यय तो आप लोग अच्छी तरह पहचान लिए, उसमें पूर्व पद में उपसर्ग होता है और शब्दों की आवृत्ति होती है, बार बार आना। अब ये है बच्चों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किस प्रकार पहचानना है? देखिए इसमें भी 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। इसमें भी जैसा अव्यय में था, तत्पुरुष में था, इसमें भी 2 पद होते हैं। जैसा कि प्रधान 1, मंत्री 2। ये प्रधान पूर्व पद है, मंत्री उत्तर पद है। देखिए बच्चों 2 पद यहाँ पर भी है। हर एक समास में, हर एक समस्त पद में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद, दूसरा है उत्तर पद। तो चले, सो बच्चों कर्मधारय समास 2 प्रकार है। एक देखिए यहाँ पर, दूसरा एक कैसा पहचानना है? एक में विशेषण विशेष रूप से प्रकट होता है, विशेषण एडजेक्टिव, विशेष मीन्स नाउन। ओके, सो यहाँ पर विशेषण विशेष रूप से प्रकट होता है। एक, 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं। एक शब्द विशेषण का होता है, दूसरा शब्द नाउन होता है। देखिए इसमें आप लोग, ओके, उदाहरण में आपको बताऊंगी। एक शब्द, 2 पद होते ना बेटा, 2 शब्द होते हैं। एक शब्द विशेषण होता है या कर्मधारय में, दूसरा है नाउन, वो भी विशेष, वो शब्द भी ऐसा कुछ भी विशेष शब्द ही होता है उसमें। ओके, जैसा कि देखिए यहाँ पर प्रधान मंत्री, ये मंत्री क्या है? विशेष जातिवाचक संज्ञा है, नाउन है, मगर नाउन में संज्ञा में 3 प्रकार है। एक है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। देखिए यहाँ पर मंत्री क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मीन्स मंत्री जो ऐसा कॉमन तो नहीं है ना बेटा, ये मंत्री तो विशेष ही है ना बेटा, एक विशेष
संज्ञा संज्ञा यहाँ पर दिख रही है। सो यहाँ मंत्री की विशेषता क्या बता रहा? प्रधान। मंत्री की विशेषता क्या बता रहा? प्रधान। प्रधान हो गया विशेषण, एडजेक्टिव। मंत्री हो गया यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार आपको कर्मधारय समास में एक प्रकार है, एक विशेषण आपको ढूंढना है। बस दो पदों में एक दूसरा पद संज्ञा होता है, पूर्व पद विशेषण होता है, आपको पहचानना है। संज्ञा चाहे जातिवाचक हो सकता है, व्यक्तिवाचक हो सकता है या भाववाचक। अधिकतर तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक होता है। ओके, यहाँ पर पूर्व पद प्रधान होता है। आपको देखना, अगर इस प्रकार समास आया तो बच्चों इसको विग्रह करने का तरीका देखिए आप। ओके, पूर्व पद विशेषण होना है, उत्तर पद नाउन विशेष होना। अगर इस ऐसा आने से आपको विग्रह देखिए, है जो लिखकर आपको विग्रह करना है। देखिए, समस्त पद विशेषण विशेष हो तो विग्रह के समय, देखिए विग्रह के समय है जो लिखकर विग्रह किया जाता है। किसमें? विशेषण विशेष अगर है तो। देखिए, प्रधानमंत्री वे विशेषण है, मंत्री की विशेषता बता रहा है, तो आपको प्रधान है जो मंत्री इस प्रकार लिखना है। प्रधान है जो मंत्री। देखिए आप लोग, कर्मधारय समास, ये एक प्रकार है। दूसरा देखिए, महापुरुष। देखिए, पुरुष जातिवाचक संज्ञा है ना बेटा। कैसा है पुरुष? पुरुष की विशेषता महानता बता रहा है। देखिए, महान है जो पुरुष, दिख गया यहाँ पर पुरुष की महानता, विशेषण। नील कमल, कमल की विशेषता नीला रंग, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। कमल है आपका जातिवाचक संज्ञा, नीला है इसकी विशेषण, कमल की विशेषता बता रहा है। तो नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। अब यहाँ पर देखिए, लाल मिर्च, मिर्च है संज्ञा, ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसकी विशेषता क्या है? लाल, विशेषण बताया गया है, एडजेक्टिव। देखिए, लाल है जो मिर्च। इस प्रकार आपको कर्मधारय नंबर 1 पहचानना है। बच्चों अब हम दूसरी विधि देखेंगे। दूसरी विधि है बच्चों उपमान उपमेय। ये उपमान उपमेय क्या है? देखिए, समस्त पद, इसको समस्त पद बोलते बेटा। ये जो क्वेश्चंस है ना, समस्त पद यानी समास भी बोलते हैं इसे। इसे जो कमल नयन है, चंद्रमुख जो क्वेश्चन है ना, उसको समस्त पद यानी समास भी बोलते हैं। तो बच्चों उपमान उपमेय, ये उपमान उपमेय क्या है? समस्त पद उपमान उपमेय हो तो, समस्त पद उपमान उपमेय हो तो विग्रह करते समय रूपी के समान जैसे लिखा जाता है। देखिए, समस्त पद उपमान उपमेय क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उपमान का अर्थ है उदाहरण दिया हुआ। आप उदाहरण किसको दे रहे हैं? उपमान उदाहरण लिया हुआ, किसका उदाहरण ले रहे हो आप? ये उपमान उपमेय है। देखिए यहाँ पर देखिए, उदाहरण आप देख सकते हो, कमल नयन। ओके, नयन कमल। देखिए, नयन को कमल का उदाहरण दे रहे हैं। ओके, कमल हो गया उपमान, नयन हो गया उपमेय। ओके, नयन को कमल का उदाहरण दे रहे। और एक बच्चों पहचानने की विधि, ये दो पद भी संज्ञा ही है। नयन भी संज्ञा है, कमल फूल भी संज्ञा ही है। दिख रहा ना, यहाँ पर दो भी संज्ञा होते। देखिए, उपमान उपमेय कंपेयर करना, तुलना करना, पूर्व पद से उत्तर पद को, उत्तर पद को पूर्व पद से तुलना करना उपमान उपमेय कहते हैं। ओके बच्चों, कमल नयन, देखो यहाँ पर कमल के समान नयन, नयन को किससे तुलना कर रहे हैं?
कमल से तुलना कर रहे हैं। सो कमल के समान नयन, या नहीं कमल रूपी नयन। इस प्रकार दो भी अगर संज्ञा आ गया, अगर उपमान उपमेय है तो उपमान उपमेय मीन्स तुलना करना, ओके, उदाहरण देना, नयन को कमल का उदाहरण देना। कमल हो गया उपमान, नयन हो गया उपमेय। उदाहरण लेना, उदाहरण लेना उपमेय, उदाहरण देना उपमान। किसका उदाहरण दे रहे हो आप लोग? कमल का उदाहरण। किसको दे रहे हो? नयन। जो देने वाला उपमेय हो गया, जो दे रहा है उदाहरण वो कमल है, यहाँ पर उसे उपमान उपमेय कहते हैं। आपस में तुलना की जा रही है। तो तुलना करते समय आपको ये तीनों का उपयोग कर सकते हैं आप लोग विग्रह के समय। रूपी, के समान, जैसे। यहाँ पर देखिए बच्चों, कमल नयन एक उदाहरण है। देखो हम लोग तीन प्रकार हम लोग इसका विग्रह किए हैं। कमल के समान नयन, कमल रूपी नयन, कमल जैसे नयन। आपकी इच्छा, कुछ भी एक कर सकते हैं आप। के समान भी लिखो, रूपी भी लिखो, जैसे भी लिखो। ओके, इस प्रकार एक विग्रह आप लोग तीनों में से एक कर सकते हो। जो उदाहरण देना है, उपमान उपमेय है, तुलना करता है। अगर विशेषण विशेष्य आ गया तो आपको है जो लगाकर विग्रह करना है। चंद्रमुख, देखिए यहाँ पर चंद्र भी संज्ञा है, मुख भी संज्ञा है। अब उदाहरण किसको किसी से किसको दे रहे आप? मुख को चांद का उदाहरण दे रहे हैं। मुख को चांद का उदाहरण दे रहे। चांद हो गया उपमान, मुख हो गया उपमेय। देखो आप लोग विग्रह करते समय ये तीनों का भी टीचर एक बार उपयोग किए, यहाँ पर किए हैं। आप किसी एक का उपयोग आप कर सकते हैं। चंद्र के समान मुख, चंद्र रूपी मुख, चंद्र जैसा मुख। ये तीनों में आपको एक ही करना है। आप भी तीन तीन नहीं करना। आपको बताया गया है ये तीनों में से किसी एक का उदाहरण कीजिए। किसी एक का उदाहरण आपको लेना है। रूपी, के समान, जैसे। कब लेना है? जैसा उपमान उपमेय आया तो, कंपेयर अगर आया तो आप इस प्रकार उपयोग करना है विग्रह के समय। सो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। सो तीसरा है बेटा कर्मधारय समास। सो उसमें दो प्रकार है, एक है विशेषण विशेष्य, दूसरा है उपमान उपमेय। ये हो गया बेटा कर्मधारय समास। अभी चौथा है आपको द्विगु समास। इसमें भी दो पद होते हैं। देखिए, चौ राहा, चौ का अर्थ है चार। नौ रत्न, देखिए नौ एक हो गया, रत्न दो हो गए। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। इसी प्रकार द्विगु में भी दो पद होते हैं। सो इसमें क्या है देखो बच्चों, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्या मीन्स नंबर। पूर्व पद में नंबर होते हैं। ओके, आपको पहचानने का एक ट्रिक है। देखिए, एक पद, दूसरा पद चौराहा, चौ चार आ गया बच्चों। पूर्व पद में नंबर आ गया ना। देखो नौ रत्न, नौ मीन्स 9, चौ मीन्स 4, पूर्व पद में नंबर आ गया। नौ रत्न, नौ मीन्स 9। त्रिभुवन, त्रि देखिए यहाँ पर, त्रि 3, षट 6, पूर्व पद में नंबर आ गया। तिरंगा 3, देखिए पूर्व पद में सभी में देखिए आप लाइन से नंबर आ चुके हैं। नंबर आ गया पूर्व पद में तो वो हो गया द्विगु समास। हाँ टीचर, विग्रह किस प्रकार करना है? विग्रह का एक ट्रिक देखिए आप लोग। अगर संख्यावाचक नंबर हो गया तो द्विगु समास। अब विग्रह किस प्रकार करना है? अगर संख्या निश्चित मीन्स काउंटेबल हो तो विग्रह के समय समूह लिखा जाता है। चौराहा, पहले ये देख लो आप लोग। तिरंगा देखो आप लोग, तिरंगा, तिरंगा मीन्स 3 रंगों का समूह। तिरंगा झंडा है ना बच्चा, हमारा जो फ्लैग है 3 ही रंग होते ना उसके। काउंटेबल है ना, 3 रंग है या नहीं? 4 रंग होते, 5 रंग होते, 6 रंग होते, 3 ही होते ना बेटा। सो यहाँ पर कम काउंटेबल है। अगर पूर्व पद में निश्चित हो, संख्या का निश्चित हो, तिरंगा में 3 ही रंग होते हैं, अगर ऐसा है तो समूह लिखना है आपको। 3 रंगों का समूह, समास होगा द्विगु समास।
या नहीं, 3 से ज्यादा भी हो सकते। देखो त्रिभुवन, भुवन मीन्स भवन, फ्लोर्स, 3 फ्लोर भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, मंजिल, फ्लोर। ओके, देखो 3 भुवनों का समाहार, ये काउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल है, सिर्फ 3 ही होते हैं। देखो नवरत्न, जो हम लोग फिंगर में जो रिंग पहनते हैं, है ना बेटा, वास्तु के हिसाब से नवरत्न का पहनते हैं बहुत सारे लोग। तो रत्न 9 ही होते हैं, रत्न 9 ही होते हैं, 10 रत्न 11 रत्न नहीं होते। अगर पेनो तो 1 रत्न का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग 2 का इस्तेमाल करते हैं, ओके, अपने कुंडली के हिसाब से, मगर रत्न तो 9 ही होते हैं। ओके, देखो इस प्रकार संख्या निश्चित है, तो जब आप समूह करना है, संख्या निश्चित नहीं है तो समाहार लिखना है आपको। देखिए संख्या, अगर संख्या निश्चित काउंटेबल हो तो विग्रह करते समय समूह लिखा जाता है। देखिए समूह, संख्या निश्चित नहीं हो तो विग्रह के समय समाहार लिखा जाता है। शायद आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो पूर्व पद में क्या चाहिए? संख्या चाहिए। पूर्व पद में संख्या चाहिए, संख्या है बस द्विगु समास। ओके, अगर संख्या विग्रह के समय काउंटेबल है तो समूह, अनकाउंटेबल है तो समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। चौराहा कितने होते? 5 राह होता क्या? नहीं, चौराहा। ओके बेटा, तो कंपल्सरी 4 राहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिभुवन, भवन 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते। अभी मेरा मैं जो निवास करती हूँ वो तो 5 भवन है, 5 फ्लोर्स है, मैं रहती हूँ 4थे फ्लोर में। इस प्रकार तो इसमें काउंट बढ़ सकता है। षट रस, 6 रस, षड रुचुलु, कुछ तेलुगु में भी बोलते हैं, 6 रस, रस 6 ही होते। ओके, उगादि के समय हम लोग षट रस से हम लोग उगादि पचड़ी भी बनाते हैं। उसी प्रकार षट रस, 6 रसों का समूह। तिरंगा, हमारा झंडा, ओके, 3 रंगों का समूह। अगर ऐसा आ गया बेटा, आपको विग्रह के समय ऐसा करना है, और संख्यावाचक है तो द्विगु समास, है ना। इजी ट्रिक आपको। अब है 5वां द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें भी 2 पद है, माता पिता, पूर्व पद उत्तर पद। मगर देखिए अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान है, पूर्व पद उपसर्ग है। ओके, एक बार पुनरावृत्ति। दूसरा है तत्पुरुष, दूसरा पद प्रधान है और कारक चिन्हों का उपयोग होता है। अब है आपका कर्मधारया। कर्मधारया 2 प्रकार है, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय। अब है चौथा द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद में नंबर आता है, संख्या। अब रह गया 5वां द्वंद्व समास। द्वंद्व मीन्स 2, इसमें ही आपको दिखाई दे रहा है, द्वंद्व का अर्थ है 2। इस समास के दोनों पद भी प्रधान होते हैं। अव्ययी में पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, मगर द्वंद्व में दोनों पद भी प्रधान होते हैं। विग्रह के समय और या लिखा जाता है, ज्यादातर तो और का ही उपयोग होता है। ओके, रेर या का उपयोग होता है। ओके बेटा, यहाँ पर 2 पद भी प्रधान। क्या है 2 पद प्रधानता, क्या है एक बार देखिए। उदाहरण, समस्त पद, 2 पदों को मिलाकर समस्त पद कहते हैं, में संक्षिप्त, शॉर्ट। देखो यहाँ पर माता और पिता, ये दोनों को हम लोग क्या करें, संक्षिप्त कर दिए, शॉर्ट करें। ओके, संक्षिप्त कर लिखने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। आपकी परिभाषा हो गई यहाँ पर। तो देखो बेटा, द्वंद्व समास में 2 पद, माता पिता, दोनों भी प्रधान है। नहीं टीचर, माता प्रधान है पिता नहीं है। हाँ नहीं, पिता भी उतने ही प्रधान है, माता भी उतने ही प्रधान है। 2 पद भी यहाँ पर
प्रदान होते हैं। सो विग्रह के समय और, माता और पिता, द्वंद्व समास। रात दिन, रात और दिन। देश विदेश, देश और विदेश। भाई बहन, भाई और बहन। ये हो गया बच्चों द्वंद्व समास। अभी है लास्ट छठा समास है बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। अब ये समास में क्या विशेषता है एक बार जाने। इस समास में ना पूर्व पद प्रदान होता है अव्यय के वैसा, ना उत्तर पद प्रदान होता है तत्पुरुष के वैसा। ओके, बल्कि समस्त पद, देखिए समस्त पद बोलते ये, ओके, एक दंत दशानन चतुर्भुज, इसको समस्त पद, समासिक पद कहते हैं। सो बल्कि समस्त पद में से, ये समस्त पद में से, जैसे दो पद होते हैं, एक दंत पूर्व पद उत्तर पद, है ना बच्चों। हर समास में दो पद होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूं, समस्त पद में से तीसरा पद उत्पन्न होता है। देखिए विग्रह के समय हर हमेशा हम विग्रह को एक एक शब्द लगाकर विग्रह करते हैं। इसमें भी विग्रह के समय जिसका, जिसके, जिसकी लिखा जाता है। कैसा बताएंगे? ओके, अभी देखेंगे हम दो पद, एक है पूर्व पद, एक उत्तर पद दंत। देखिए पूर्व पद 1+2, 1+2 10। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखिए आप, वैसे ही दूसरा उदाहरण देखिए आप लोग वैसे ही। तो बेटा यहाँ पर दो पदों में से, दो पदों में से आपको, दो पदों में से तीसरा पद यहाँ पर उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर दो पद क्या है, दशानन, ये है पूर्व पद, ये है उत्तर पद। सो 10 एक पद हो गया, उत्तर पद ये 2 है। ओके बेटा, 1+2 कितना होगा, ये 3। वो 3 हमको यहाँ पर निकलना है। ओके, क्या बोल रहा है ना, समस्त पद में से तीसरा पद उत्पन्न होता है। और यहाँ पर शरीर के भाग, शरीर के जितने भी पार्ट्स है बहुव्रीहि में आपको उसकी झलक दिखती है। संख्यावाचक होकर भी शरीर का अगर कुछ अंग वहां पर आपको नजर आ गया तो वो हो गया बहुव्रीहि समास। हाँ टीचर, संख्यावाचक है तो आप द्विगु समास बोले ना। हाँ बेटा, संख्या अगर आ गया तो द्विगु समास, मगर संख्या होते हुए भी शरीर का अगर कोई अंग आपको दिखाई दिया, बॉडी का कुछ पार्ट नजर आया, तो वो हो गया बहुव्रीहि समास। देखेंगे उसका भी उदाहरण। देखो बेटा, एक है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। 1+2 मिलाने से 3 हो गया आपका। पूर्व पद प्लस उत्तर पद, पूर्व पद प्लस उत्तर पद क्या होगा, इक्वल टू तीसरा पद आना है आपको। तीसरा पद क्या है देखेंगे, ये दो मिलाने से तीसरा पद क्या है। उदाहरण, समस्त पद विग्रह करते समय यहाँ पर जिसका, जिसके, जिसकी आपको लिखना है। ओके, अब तीसरा पद क्या है, ये 3 क्या है अपने को चाहिए। ओके, उदाहरण आप लोग देखिए, एक दंत, दंत मीन्स दांत, तीत, एक, ओके, एक दंत, जिसका दांत एक ही है, कहते किसका है, देखिए आप लोग, एक है दंत, विग्रह देखिए, एक है दंत जिसका। ओके, एक दंत, एक वचन है बेटा, एक ही दांत बोल रहा, इसलिए यहाँ पर जिसका आएगा। एक से ज्यादा है तो जिसके। ओके, अगर स्त्रीलिंग है तो जिसकी। भुजाएं स्त्रीलिंग है, भुजाएं क्या है, स्त्रीलिंग, तो जिसकी आएगी यहाँ पर। ओके, एक दंत, चलो एक दंत देखेंगे, एक पूर्व पद, दंत उत्तर पद। ओके, पूर्व पद प्लस उत्तर पद दोनों में ये कौन है, एक दंत। एक दंत है कौन, गणेश। आप देखिए गणेश का विग्रह कैसा करना है, एक है दंत जिसका, यहाँ पर दिया आपको, जिसका, जिसके, जिसकी, उसके हिसाब से जिसका लिखना है। एक वचन है तो जिसका,
पुल्लिंग और एकवचन है तो जिसका। ओके माँ, देखिए सो ये एक दंत किसे कहते हैं? गणेश को कहते हैं। ओके, देखो यहाँ दंत आया, बॉडी का एक अंग आ गया, एक पार्ट, दांत। ओके, नेम्बर भी आया। टीचर नेम्बर है तो द्विगु, हाँ नेम्बर भी है प्लस बॉडी का पार्ट भी है, अंग भी आया है, दांत। ऐसा अगर आया तो आपका हो गया बहुव्रीहि समास। तो तीसरा व्यक्ति कौन है यहाँ पर? गणेश। विशेष रूप से जो गणेश, जो तीसरा व्यक्ति आपको आएगा समस्त पद में से, तीसरा पद जो गणेश का पद जो निकला है, सो बहुव्रीहि समास ही आपको समझना है। यहाँ पर देखिए दशानन। हाँ टीचर, दशानन ये हो गया संख्या, पूर्व पद में संख्या। चलो चले द्विगु समास नहीं, आनन बोल रहा। आनन मीन सर, हेड। 10 आनन किसके है? 10 हेड्स। 10 है आनन, 10 है आनन। देखो यहाँ पर 10 बोल रहा, बहुवचन, इसीलिए जिसके। ओके, किसके है 10 आनन? रावण के। 10 आनन किसके होते हैं? रावण। ये तीसरा व्यक्ति कौन है यहाँ पर? रावण है। तीसरा व्यक्ति कौन है? रावण। पूर्व पद उत्तर पद में से कौन निकला? तीसरा पद कौन निकला? रावण निकला। देखिए यहाँ पर भी आनन आ गया, आपका शरीर का अंग आनन आया है। इस प्रकार शरीर के अगर अंग आ गए और तीसरा व्यक्ति भी आपको आना है। ओके, वो व्यक्ति भी कौन है? ऐरा गैरा नहीं, विशेष पूर्व, जैसा कि गणेश है, रावण है, विष्णु है। ओके बेटा, इस प्रकार का आपको तीसरा पद अगर आएगा तो वो हो गया आपका बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पर और एक उदाहरण देख सकते हैं आप, चतुर्भुज। यहाँ भी नंबर आ गया। 4 है भुजाएं जिसकी। स्त्रीलिंग है भुजाएं, आपकी भुजाएं बहुत सुंदर है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए जिसकी लिखा गया है। सो किसकी है 4 भुजाएं? विष्णु। देखिए यहाँ पर तीसरा पद आ गया, आया समझ में आपको? इस प्रकार ओके विग्रह करना है आपको। ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। सो बच्चों, समास पूरे 6 प्रकार है। एक है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, और है कर्मधारया, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। बच्चों यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उस उदाहरण से हम लोग और भी अच्छी तरह समास को पहचान सकते हैं। और एक बार आप लोग यहाँ पर देखिए कौन सा समास है। रोगग्रस्त आपको उदाहरण में बताया गया, आप तो पहचान सकते। रोग से ग्रस्त, तत्पुरुष समास। रोगग्रस्त, रोग से पीड़ित, तत्पुरुष समास। ये तो आप लोग उदाहरण में देख लिए, चलो बोल सकते हैं आप लोग। दूसरा राजपुत्र, ये भी उदाहरण में था, राजा का पुत्र। संबंध तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास संबंध बोलकर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। शारदेय, हतवंड, ये आपको जरूरत ही नहीं है, कुछ भी दे सकता हूँ ना आपको। ओके, आपका आंसर है या नहीं देख लो बस। ओके, तत्पुरुष समास, यस। चलो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द्विगु समास किस शब्द में है? द्विगु नेम्बर, पूर्व पद में नेम्बर, पंचवटी, 5, वन गमन, वन में गमन, आ जन्म जा जीवन भर, संदर्भ, संदर्भित, संदर्भित। देखिए यहाँ पर नंबर चाहिए आपको, बस 5 आ गया, पंचवटी। आपका आंसर क्या है? पंचवटी। नील कमल, देखिए कमल यहाँ पर नाउन है, ये है उसकी विशेषता, कमल की विशेषता, तो हो गया आपका कर्मधारय समास। ओके, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, आपको उदाहरण भी दिया था। उसी प्रकार ये हो गया कर्मधारय समास। और भी देख सकते हैं आप उदाहरण। चतुर्भुज, चतुर्भुज, देखिए यहाँ पर नंबर भी है और शरीर का अंग भी है। आपको उदाहरण भी दिया गया था पहचानने का, इजी, आपको शायद पहचान लिए हो गए अब तक। चतुर्भुज में कौन सा समास है? सवाल ही नहीं है, बहुव्रीहि समास है। नंबर है तो ओनली नंबर है तो द्विगु में जाता हो, नंबर के साथ बॉडी का पार्ट भी है, बहुव्रीहि समास।
यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण, द्वंद्व दो दो दो, पीतांबर पीला अंबर है जिसका, श्री कृष्ण, ये तो बहुव्रीहि हो गया। नेत्रहीन, जो नेत्रहीन हो, ओके, ये हो गया आपको कर्मधारया। चौराहा, ये हो गया आपका द्विगु। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, ये हो गया द्वंद्व समास। रुपया और पैसा क्या हो गया, द्वंद्व समास। रोग पीड़ित में कौन सा समास है, रोग से पीड़ित, से आ गया तो आपको कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास। कारक अगर आ गया तो तत्पुरुष समास। पीड़ित हो रहा है, किससे पीड़ित है, रोग से, अपदान तत्पुरुष समास। मगर आप सिर्फ तत्पुरुष समास भी बोल सकते हो। दूसरा, अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति, ये उदाहरण है, समस्त पद है। सही विग्रह क्या होगा, यथाशक्ति आपको विग्रह करते समय बेटा पूर्व पद प्रदान होता है, पूर्व पद खंडन नहीं किया जाता है, पूर्व पद ओनली अर्थ लिखा जाता है बोलकर बोले आपको, और पूर्व पद उपसर्ग होता है बोलकर आपको बोले, है ना बेटा, आपको समास समझाते समय बताया गया है। अब उसी हिसाब से आप पहचानो यहाँ पर इसका विग्रह क्या हो सकता है, यथाशक्ति, जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। आया आपको समझ में, तो ये हो गया शक्ति के अनुसार आपका अव्ययी भाव का विग्रह है। अभी देखो, नीलकंठ, कंठ है आपका यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, सो वो कंठ का विशेषता क्या बता रहा, नीला है कहते, ओके, संज्ञा का विशेषता बता रहा है। सो विशेषण विशेष किसमें आएगा, एक बार सोचो, विशेषण विशेष किसमें आएगा, और बॉडी का पार्ट भी है यहाँ पर, कंठ बॉडी का पार्ट भी है। आप पूरे देखना चाहिए आपको, जिसका कंठ नीला हो कौन है, शिव, शिव का कंठ नीला होता है ना। सो ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति, और एक बार देखो यहाँ पर जब विग्रह पूछा था, आपको विग्रह भी पूछ सकता, विग्रह देकर समस्त पद पूछ सकता। देखिए यहाँ पर समस्त पद दिया आपको, यहाँ पर ये समस्त पद है, समस्त पद देकर समास पहचानिए पूछ सकता। कितने प्रकार है देखिए यहाँ पर, यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। देखिए बच्चों यहाँ पर कितने उदाहरण से आपको समझाया गया है। बच्चों ये थी आपकी समास। तो आपकी परीक्षा में बच्चों ग्रामर कितने हैं, ओके, आपका पोर्शन ग्रामर क्या है। एक है बच्चों पदबंध, जो आप लोग देख चुके हैं, हमारा पदबंध हो भी गया। जो आपको परीक्षा में बेटा 4 मार्क्स के लिए पदबंध आएगा बोर्ड में। देखो टोटल ग्रामर आपका 16 मार्क्स का है। फर्स्ट में आपको पूछेगा 4 मार्क्स का पदबंध, ओके, अभी आपको प्री मिड टर्म में भी पदबंध से भेंट होगी, एक बार आप लोग अच्छा सा पढ़ना है आपको। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य, वो भी 4 मार्क्स है। अभी तो ये नहीं हुआ आपको, शायद 8th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, है ना बेटा, जैसा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वही है ना, ये वही है। ये रचना के आधार पर मीन्स ये अभी आपको बाद में समझाया जाएगा बेटा, वो भी 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है समास, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो भी आपको 4 मार्क्स। और बेटा यहाँ पर मुहावरे हो चुके हैं बड़े भाई में, एक नहीं दो नहीं 45 मुहावरे, काउंट कर लो आप लोग। 3 वीडियो, पूरे 3 वीडियो मिलाकर बड़े भाई का आपको 45 मुहावरे है। तो वही मुहावरे से आपको प्रश्न में पूछा जाएगा। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो ये 4 है बेटा आपको ग्रामर, 4 4 जा 16, ग्रामर के मार्क्स आपको 16 मार्क्स है, उसमें से पूरा ग्रामर कंप्लीट हो चुका, सिर्फ रचना के आधार पर ही बाकी है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको
बच्चों, आपको समास तो समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कुछ संदेह है तो बच्चों आप व्हाट्सएप में पूछ सकते। धन्यवाद बच्चों।